अस्सलाम वालेकुम। आज एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे सामने आई। गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने पूरे रिपोर्टिंग कैरियर में याद नहीं है कभी DJSI ने पब्लिकली कैमराज़ के सामने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया हो। इसी अरसे में 30 साल मुझे कमोबेश हो चुके हैं। चंद एक ही मौक़े आए जब बैकग्राउंड इंटरेक्शन भी इस तरह फॉर्मल जर्नलिस्ट बैठे हों और DJSI सवालात के जवाब दे रहे हों। बहुत ही चंद एक ही मौके हैं। मेरी अपनी याददाश्त के मुताबिक सबसे पहला एक मौका था 2005 में ज़लज़ले के बाद। एक बहुत ही गैर यकीनी और गैर मामूली सूरत हाल थी और कश्मीर वाली साइड पे हमारे फ़ौजी जवानों का बड़ी पैमाने पे नुकसान जानी भी हुआ, ज़ख्मी भी हुए। तो उस वक्त DJSI थे जनरल अशफाक परवेज़ कियानी। ISI हेडक्वार्टर के अंदर ही एक बैकग्राउंड मीडिया इंटरेक्शन हुआ था, सवाल जवाब हुए, तफसील से उन्होंने सच्चाई बयान की, हक़ाइक़ क्या थी, ग्राउंड सिचुएशन क्या थी, सारी सूरत हाल वाज़ा की, लेकिन वो कैमराज़ के ऊपर नहीं थी। दूसरा मौका जो मुझे याद पड़ता है इस तरह के इंटरेक्शन का, वो एबटाबाद रेड के बाद जनरल अहमद शुजा पाशा ने GHQ के अंदर एक मीडिया इंटरेक्शन किया था, उसमें दूसरा वो मौका था। तीसरा शायद एक ये लब्बैक वाली सूरत हाल के बाद जनरल फैज़ ने किया था और ये चौथा मौका ये वाला है जो मुझे याद पड़ता है। और ये रेयर इसलिए है कि कैमराज़ के सामने ये बैकग्राउंड इंटरेक्शन नहीं है। कैमराज़ के सामने ये इंटरेक्शन ISI के चीफ़ का मुझे तो अपनी याददाश्त के मुताबिक कोई और ऐसा मौका गुजरा नहीं है। बड़ा वाक़या जो उसके अंदर बड़ा क्या टॉपिक क्या था, फोकस क्या था पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो दो बड़े इश्यूज़ थे। एक सियासी बेयकीनी, इमरान खान के इल्ज़ामात, और दूसरा अरशद शरीफ की असैसिनेशन। अरशद शरीफ के साथ क्या वाक़या पेश आया, दोनों को अलहदा करके देखते हैं कि हुआ क्या। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ के अंदर उन्होंने दोनों चीज़ों के ऊपर हाईलाइट भी कर दिया और अपना मौक़िफ़ भी दे दिया। साइफ़र के ऊपर भी DJSPR ने साथ बात की। पहले सबसे शुरू करते हैं आर्मी चीफ़ के ऊपर जो फोकस्ड अटैक था। फोकस्ड अटैक मैं इसको कह रहा हूँ, लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। मीर जाफ़र, मीर सादक, गद्दार, गैर मुल्की साजिश के ऊपर रिजीम चेंज किया। डोनाल्ड लू के कहने के ऊपर यहाँ के मीर जाफ़रों ने वो लोटों को साथ मिला के चोरों और डाकुओं को मुसल्लत कर दिया। ये वो बयानियाँ हैं जिसके ऊपर इमरान खान ने मार्च के बाद से 27 मार्च को जलसे वाले दिन, जिस दिन उन्होंने वो ख़त लहराया था, तब से इसके ऊपर एक बयानिया डेवलप किया और उसके ऊपर वो कायम है। ऑडियो लीक्स जो भी आई हैं इसके बावजूद वो अपना बयानिया वही दोहराते हैं। ISI चीफ़ ने इसके ऊपर क्या कहा वो बड़ा मानी खेज़ है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। मार्च के महीने में आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुहिना मुद्दत की तोसी की पेशकश भी की गई, मेरे सामने की गई। ये बहुत पुरकशिश पेशकश थी, लेकिन उन्होंने इसको भी ठुकरा दिया कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो माजी करीब में इतनी तारीफों के पुल क्यों बांधते थे? अगर आप समझते हैं कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो उसकी मुद्दत मुलाजमत में इतनी तोसी क्यों दे रहे हैं? अजीब बात है। आप समझते हैं सुपा सलार गद्दार है, लेकिन आप उन्हें कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी के लिए अगर आपने इस मुलाजमत में रहना तो रहें। और अगर वो वाकई आपकी नज़र में गद्दार है, आपकी सोच में गद्दार है, तो फिर आज भी उनसे पसे पर्दा क्यों मिलते हैं? ये ना करें कि आप रात की खामोशी में बंद दरवाजों के पीछे हमें मिलें, अपनी आईनी गैर आईनी ख्वाहिशात का इजहार करें, वो भी आपका हक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। आपकी कौलो फेल में, फिक्र तदब्बर में इतना खुला, इतना बड़ा तजाद ठीक नहीं। हमें कुछ ही अर्सा पहले ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इनसे भी मौका मिल जाता है और इसी तरीके से जो दूसरी इस्टेब्लिशमेंट से मुंसलिक लोग हैं उनसे भी मौका मिल जाता है। बैकग्राउंड इंटरेक्शन, डीप बैकग्राउंड इंटरेक्शन, उसको हम मीडिया पे आके किसी से एट्रीब्यूट नहीं कर सकते और रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। तो हमें पता चला था कि ये दावत दी गई थी आर्मी चीफ को कि आप 2 साल की एक्सटेंशन ले लीजिए। और उस वक्त की हुकूमत जो इमरान खान की हुकूमत थी, और इस बात में, इस मुलाकात में शायद असद उमर और परवेज़ खट्टक, अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा, क्योंकि उसके बाकायदा नोट्स लेके ख़बर रिपोर्ट नहीं करनी होती, वो भी मौजूद थे। तो लेकिन आज ISI चीफ़ ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि गैर मुइना मुद्दत के लिए तोसी की दावत दी गई थी और अपने आइनी और गैर आइनी दोनों उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि आइनी और गैर आइनी जो उनके मकासद थे उसकी तकमील के लिए ये दावत दी गई, तो जिसको उन्होंने ठुकरा दिया। आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए। मैं पब्लिकली इस चीज़ का सख्त मुखालिफ हूँ कि कभी ये किसी आर्मी चीफ़ के लिए टेबल पे नहीं होनी चाहिए। ये मैं ऑन एयर भी कहता हूँ और ऑफ एयर भी कहता हूँ।
बैकग्राउंड इंटरेक्शन होता है तो वहाँ पे भी ये सवाल उठाता हूँ, क्योंकि इदारे के अंदर जो मेरा कंसर्न था वो आज ISI चीफ़ के इस बयान के बाद उसको मज़ीद तक़वियत मिलती है कि जब आप ऐसी ऑप्शंस टेबल पे रखते हैं तो आप उसमें प्रोफेशनलिज्म कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, अपने सियासी मकासद की खातिर आप ये दावत दे रहे होते हैं। तो आज उनके इस बयान से, ISI चीफ़ के इस स्टेटमेंट से इस बात को तक़वियत मिलती है कि हुकूमत वक्त ने उस वक्त आर्मी चीफ़ को, जनरल कमर जावेद बाजवा को तीसरी दफ़ा, क्योंकि दूसरी दफ़ा तो उन्हें मिल चुकी है ना, एक दफ़ा तो एक्सटेंशन मिल चुकी है, तो एक दफ़ा मज़ीद एक्सटेंशन की बात इसलिए दावत दी क्योंकि उनके अपने जो सियासी मकासद थे उस अज़ाइम की तकमील चाहते थे। पस पर्दा मुलाकातें, इसके ऊपर भी हम बेशतर प्रोग्रामों में ज़िक्र कर चुके हैं कि सदर आरिफ अलवी और कुछ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स ने, जनरल एहसान का नाम आता है, एजाजुल हक साहब ने इमरान खान से मुलाकातें की और लोगों ने बातें की कि ये जो तलखी है इसको कम किया जाए। तो बैकग्राउंड में ऐसे कॉन्टैक्ट्स हुए हैं आर्मी चीफ़ और इमरान खान के माबैन, दोनों तरफ से कभी इसके ऊपर ना वजाहत आई है ना तफसील बयान की गई है, लेकिन आज ISI चीफ़ ने इसके ऊपर भी ऑन रिकॉर्ड बयान जारी किया, दिखाई गई। सदर पाकिस्तान साहब की मुलाकातों का हुई क्योंकि उसकी नीयत मुल्क में इस्तेकाम लाना, सियासी ठहराव लाना था, और जितने भी रवैयों में इतनी ज़्यादा तलखी और टॉक्सिटी आ चुकी थी उसको कम करना था। वो अपने मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंच सकी। उस मीटिंग में जो हमारा मशवरा था, जो हमारा बयानिया था, जो बात हमने कही वो यही थी कि आपने जो करना है पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत रह के करें। हम कोई ऐसी मदद फराहम नहीं कर सकते जो पाकिस्तान के आइन, कानून और इखलाक के मुताबिक ना हो। बाज़ बयानात आज उनके बड़े डायरेक्ट थे और उसी में से एक बयान ये था कि चोर दरवाज़ा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सुनिएगा। इस्तेकाम है वो, उसकी एक वजह यह भी है कि हमें चाहिए कि हम आइनी और कानूनी रास्ते इख्तियार करें अपनी ख्वाहिशात की तकमील में। जब हम चोर दरवाजे, गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल करते हैं तो मुल्क में इंतशार आता है। और ISI ने, इदारे ने ये फैसला कर लिया है, ये सिर्फ वो काम करेगा जो कौमी उमंगों का मदर है और उस अंदाज में करेगा जो आइन में लिखा है, इससे बाहर नहीं जाए। कोई भी जमात कल आइनी तरीके से हुकूमत बनाती है तो अदारे का फ़र्ज़ है कि उस हुकूमत की रियासत की खातिर आइनी हदूद में रह के मदद करे। हम ये मदद करते रहे हैं और करते रहेंगे। किसी जमात के साथ मेरे इदारे का, मेरी एजेंसी का कोई ज़ाती अनात नहीं है। ये दोबारा दोहरा देता हूँ। और जिस जमात का आपने नाम लिया उसमें मेरे गालिबन ज़ाती दोस्त बाकी जमातों से ज़्यादा हैं। एक सवाल हुआ, जनरल कमर जावेद बाजवा ने काकूल अकेडमी के अंदर एक छोटा सा उनका तकरीर का हिस्सा था कि किसी जत्थे को, किसी ग्रोह को पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम या मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो सवाल हुआ और शायद इशारों कनायों में तासुर यह था कि ये तहरीक इंसाफ की तरफ डायरेक्टेड है, तो DGISPR ने उसकी अपनी वजाहत कर दी, लेकिन ISI चीफ़ का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनाइएगा जी। जो आर्मी चीफ साहब ने कहा वो बात बिल्कुल ठीक है कि वो किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे कि पाकिस्तान में सियासी या इक्तसादी अदम इस्तेकाम लाए। देखिए, जो आइन आपको एहतजाज का हक देता है वो उस हक के साथ फ़राइज़ भी रखता है, ज़िम्मेदारियाँ भी रखता है कि आप वो कहाँ पे हक इस्तेमाल कर सकते हैं, किन जगहों पे जा सकते हैं, किन जगहों पे नहीं जा सकते, क्या तबसरा कर सकते हैं, किन अदारों पे बातचीत करने की मनफी आर्टिकल 19 में लिखा हुआ इजाज़त नहीं है। उसकी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पर एक वाज़िया हदायत भी जारी करेंगी। लेकिन इसके बावजूद ये खदशा बाहर रहता है, जब इतने लोग इकट्ठे हों तो जो दहशतगर्द तंजीमें हैं और जो पाकिस्तान के दुश्मन अनासर हैं वो उसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे। उसके लिए ये हमारा फ़र्ज़ है कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और खुदा न खास्ता अगर ज़रूरत पड़ी कि पाकिस्तान आर्मी को आर्टिकल 245 के तहत हुकूमत बुलाती है, हुकूमत का हक है, तो फ़ौज को अगर ज़रूरत पड़ी हालात को काबू करने में तो वो ज़रूर हुकूमत की मदद करेगी।
बड़ा क्लियर और लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि आर्टिकल 245 के तहत अगर हुकूमत को फ़ौज लगानी पड़ी तो हुकूमत की मदद की जाएगी। साइफ़र के ऊपर DGISPR ने शायद इतना खुल के मेरे ख्याल में ऑन रिकॉर्ड कभी बयान नहीं दिया। काफ़ी दफ़ा वो दे चुके नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जब इजलास होते रहे, लेकिन आज वाला स्टेटमेंट बहुत ही ज़ोरदार किस्म का बयान था। दिखाएगा जहाँ तक साइफ़र, आर्मी चीफ ने 11 मार्च को कामरा में साबिक वज़ीर आज़म से खुद इसका तज़किरा किया था, जिस पर उन्होंने फरमाया कि ये कोई बड़ी बात नहीं। हमारे लिए ये हैरान कुन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। साइफर के हवाले से हाल ही में कई हकायक मंजर आम पर आ चुके हैं, जिसने इस खोखली और मनगढ़ंत कहानी को बेनकाब कर दिया है कि कैसे पाकिस्तानी सफीर की राय को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। ISI ने बड़े वाजे और प्रोफेशनल अंदाज में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बता दिया था कि हुकूमत के खिलाफ किसी भी किस्म की साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। पाकिस्तान के इदारों बिलखसूस फौज की लीडरशिप को निशाना बनाया गया और हर चीज को गद्दारी और रिजीम चेंज ऑपरेशन से लिंक कर दिया गया। पाकिस्तान आर्मी से सियासी मदाखलत की तवक्को की गई जो कि आईने पाकिस्तान के खिलाफ है। लफ्ज एपॉलिटिकल न्यूट्रल को एक गाली बना दिया गया। यही वो वक्त था जब अरशद शरीफ साहब और दीगर कई सहाफ़ियों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स को एक मखसूस बयानिया फीड किया गया। अरशद शरीफ के ऊपर मैं एक बयान जरूर दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि हवाले दिए मुख्तलिफ और ये कहा कि अरशद शरीफ की जान को पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं था। अरशद शरीफ का एक ख़त है जो सामने आता है और जिसमें नज़र आता है कि जुलाई के महीने में वो अपनी जान को ख़तरे का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन उससे भी बढ़ के अरशद शरीफ, इमरान रियाज और मैनी अदर्स जिनके ख़िलाफ़ मल्टीपल FIRs दर्ज की जाती हैं, 12-12, 13-13 FIRs दर्ज की जाती हैं, तो यहाँ रियासत को अपना रोल रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। ये हैरेसमेंट है जिसको कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता, एटलीस्ट कोई जर्नलिस्ट डिफेंड नहीं कर सकता। कोई पॉलिटिकल लीडर्स इमरान खान जैसा डिफेंड कर सकता है जिसके पीछे सियासी जमात है, लेकिन एक जर्नलिस्ट नहीं अपने आप को इस तरीके से डिफेंड कर सकता। अगर आप 10-12 FIRs कर देंगे तो वो तो मर जाएगा। थानों के कचहरियों के चक्कर लगाते लगाते ही उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, वो अपने आप को नहीं बचा सकता। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर रियासती इदारों को भी और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी गौर करने की ज़रूरत है। पिछले 4 सालों में इसकी बदतरीन बेशुमार मिसालें हैं और उन लोगों का मजाक उड़ाया जाता था। अब सार आलम उसकी मिसाल है, असतूर उसकी मिसाल है, देयर आर मैनी अदर्स, लंबी लिस्ट है जो अनएंडिंग लिस्ट है। तो वो हमें उसके ऊपर रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। जर्नलिस्टों के लिए अगर थोड़ी सी स्पेस हमने बचा के रखनी है ना, तो रियासती इदारों को भी, रियासत पाकिस्तान को भी और हमारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अपने रवैयों को रिकन्सिडर करना चाहिए। हैरेसमेंट मत क्रिएट करें वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए, अदरवाइज़ वो रिपोर्ट करने के काबिल रहेंगे नहीं। वहाँ पर फिर वही चलेगा कि जो प्रेस रिलीज आया करेगी उससे ज़्यादा कोई रिपोर्ट करने के काबिल रह नहीं जाएगा। जो DGISI का बयान है अरशद शरीफ के हवाले से, लेकिन ऑन रिकॉर्ड है, इसलिए मैं उसको सुनवाना चाहूँगा ताकि तमाम चीज़ें सनद रहे कि किसने क्या स्टेटमेंट दी थी। इसके ऊपर हम बैकग्राउंड में कुछ और बातें भी जो हुई हैं वो भी आगे चल के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे, लेकिन पहले ISI चीफ का बयान सुन। शहीद अरशद शरीफ की ज़िंदगी को पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं था। जब वो यहाँ पर भी थे, एस्टेब्लिशमेंट से, मेरे अपने इदारे के लोगों से रब्ता था। जब वो बाहर गए वहाँ से भी उनका रब्ता था, बल्कि इस महीने में उन्होंने BGC जो मेरे साथ हैं, जनरल साहब काम करते हैं, उनके साथ रब्ता रखा और वो वापसी का भी अपनी आने का ख्वाहिश का इज़हार कर रहे थे। मैं अपने कीनियन हम मनसब से रब्ते में हूँ, उनसे रब्ता किया है। उनकी जो इब्तदाई तहकीकात हैं उसके मुताबिक ये शनाख्त की गलती के बायस हादसा पेश आया। इस पे हुकूमत पाकिस्तान और हम मुकम्मल शायद मुतमिन नहीं है, इसीलिए हुकूमत ने एक टीम बनाई है जो तहकीकात करने कीनिया जाएगी। हुकूमत ने जुडिशल कमीशन भी बनाया है और मैंने दानिस्ता तौर पर ISI के जो मेंबरान थे इन दोनों फोरम से निकाल लिए ताकि कौम के सामने गैर जानबदार 100% शफाफ तहकीकात हो। मोहम्मद ज़ुबैर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से और इजाज़ुल हक साहब PML ज़िया से दोनों हमारे साथ हैं, दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ। ज़ुबैर साहब,
आप बताइएगा, आईएसआई चीफ के बयानात आज काफ़ी ज़ोरदार बयानात हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ से बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि कोई ऐसी बात उन्होंने कही नहीं है जो हम पब्लिकली नहीं कहते। वो हमने रात गए जाके मुलाकातों को डिनाई नहीं किया, लेकिन वही बातें हैं। लेकिन आईएसआई के ऊपर उन्होंने ये भी पोजीशन ली कि इमरान के दबाव की वजह से उनको आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। आप क्या कहते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है वो तो ज़ाहिर है दोनों पार्टीज़ उसको डिफरेंटली इंटरप्रेट करें कि वो तो यही कहेंगे कि दबाव की वजह से, लेकिन बहुत सी चीज़ों की क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत थी। और ख़ास तौर पर देखें ना, इसमें 3 पार्टीज़ हैं अगर आप देख लें। एक हुकूमत वक्त है जिसमें PMLN ज़ाहिर है लीड पार्टी है, दूसरी तरफ PTI है जो कि अपोजिशन में है, और तीसरी तरफ फ़ौज है। तो जब फ़ौज को PTI डायरेक्टली अटैक करेगा और कंसिस्टेंटली करता चला जा रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब सबको पता है कि वो जब चौकीदार की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं। इस्लामाबाद में कोई आ गया उसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं इमरान खान, सो विशसली कि पाकिस्तान की तारीख में इजाज़ुल हक साहब ने भी तारीख देखी होगी। मुझे तो नहीं, मैंने तो जितनी हिस्ट्री पढ़ी है, ना भुट्टो साहब ने, ना मुजीबुर रहमान ने, ना नवाज शरीफ ने, किसी ने इतना विशसली कंसिस्टेंटली इतने बुरे तरीके से अटैक किया हो। ये ज़रूर बहुत से लोगों ने कहा होगा कि जी वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, उनको नहीं होना चाहिए, या उनको जिम्मेदारी उनके ऊपर सौंपी होगी कि वो उन्होंने पॉलिटिकल प्रोसेस में इंटरफेयर किया है। लेकिन इस तरह से डेमोनाइज करना, मजाक उड़ाना, अगर आप वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में उनका खिताब में देखें जिस तरह से मजाक उड़ाने के लिए कहा जाता है कि न्यूट्रल का वो लफ्ज़ लेके, सो आई थिंक जब आपने फ्रीक बना ही लिया है तो फिर आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि जी वो रिस्पॉन्ड क्यों कर रहे हैं। दे हैड द राइट टू रिस्पॉन्ड, और वो जिस तरह समझते थे कि क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। दूसरी बात ये नदीम, दीज आर अनयूजुअल टाइम्स इन अ सेंस कि जी ऑलरेडी इतना हाई टेम्परेचर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रहा है पिछले 6-7। अब जब अरशद शरीफ को कत्ल किया गया है और उसके बाद फिर लॉन्ग मार्च का अनाउंस हो चुका है, और फिर एक कल फैसल वाडर ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो दीज आर नॉट नॉर्मल टाइम्स। तो अगर हम एक्सपेक्ट करें, और फिर उसमें फैसल वाडा कल तक तो PTI में थे ना, और उन्होंने आके जो बातें की, जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि जी लाशें उठेंगी और ये सारा कुछ होगा, तो ये दीज आर वेरी डेंजरस थिंग्स। तो अगर ISI चीफ बैठ के उसका जवाब दे रहे हैं और वजाहत कर रहे हैं, और फिर भी ये कह रहे हैं कि PTI हैज़ द राइट कि जी वो जलसे जुलूस करें, वो लॉन्ग मार्च करें। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम देखेंगे कि ये कैसे करते हैं, उन्होंने बिल्कुल वो राइट किया। लेकिन उनके ऊपर जो डायरेक्टली इल्ज़ाम लगाए गए उसका तो उन्होंने जवाब देना था ना। और आई थिंक ही वाज बहुत सॉफ्टली उन्होंने किया, कोई ऐसे विशेष अटैक नहीं किया, ना इमरान खान पर ना PTI पर, और कोई छुपाया भी नहीं कि जी सीक्रेट मीटिंग हुई थी। उन्होंने बता दिया सीक्रेट मीटिंग हुई थी। अब PTI वाले कहते हैं कि जी सीक्रेटली मिलना तो बुरी बात है ही नहीं, पहले कहते थे कि जी जा के मिलते हैं। तो आई थिंक इट वाज द राइट ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू क्लैरिफाई थिंग्स, और उन्होंने बहुत अच्छे इजाजुल हक साहब से मैं चाहूँगा इस पे राय लें। इजाजुल हक साहब, जो इमरान खान के बैकग्राउंड इंटरेक्शन से उससे टॉप लेवल पे चंद एक लोग वाकिफ़ थे जिन्होंने उनको कायल किया होगा, या दूसरी तरफ भी जिन्होंने कोई मैसेजिंग की होगी, तो उन चंद एक शख्सियात में आपका नाम भी आता है कि आप भी इमरान को जाके समझाते रहे कि इतना सड़कों के ऊपर फसाद वाली कैफियत पैदा करने की बजाय बेहतर है कि बैक चैनल कोई कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर लें। आज ISI चीफ से जो चीज़ें सामने आई हैं, ये हमें पहले एक बहुत ही क्लासिफाइड ब्रीफिंग में बहुत ही काम शख्सियत से कुछ मालूम हुआ था कि PTI की जानब से उन्हें 2 साल की एक्सटेंशन की दावत दी गई थी। अभी इमरान ने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि चीफ़ की तैनाती करनी नहीं चाहिए जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, तो 4-6 महीने के लिए एक्सटेंशन दे दें। तो ये चीज़ें ऐसी नहीं कहीं ISI चीफ ने जिसको PTI डिनाई कर रही हो, बल्कि उसको मान रही है। तो ये तो एक बारगेनिंग टैक्टिक्स थे फिर कि आप एक्सटेंशन ले लें और वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को नाकाम बना दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे कि आपने शुरू में कहा, मेरा ख्याल है कि मैंने तो ये पहली मर्तबा देखा है कि इस तरह DG ISPR और DG ISI जो है वो बैठकर कुछ ऐसी चीज़ों की वजाहत कर रहे हों जो कि पसे पर्दा रहनी चाहिए थी और पसे पर्दा रहनी चाहिए हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये सारा कुछ ट्रिगर हुआ है
अरशद शरीफ की शहादत से, और वो इसलिए ट्रिगर हुआ है कि सोशल मीडिया ने बहुत से ऐसे इल्ज़ामात लगाए जो कि मैं समझता हूँ कि जिसकी वजाहत होनी चाहिए थी। लेकिन मैं ये बात बार बार कहता रहा हूँ अरशद, मुझे बड़ा दुख होता है जब फौज के खिलाफ कोई ऐसी बात होती। मालूम नहीं मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि बर्दाश्त ही नहीं है मेरे अंदर अगर कोई बात करे तो। चाहे वो नवाज शरीफ साहब ने बात की थी, मैंने उस पर अपना रिएक्शन दिया था, मुझे किसी ने फरमाइश नहीं की थी कि जाए एजाज साहब ये आप करें। पार्लियामेंट के अंदर जब बात हुई थी तब भी मैंने खड़े होकर बात किया था। देखिए ये चीज़ें जो हैं, मैं ये बार बार कहता रहा हूँ कि ये एक बड़ी तो इमरान जब मीर जाफर कह रहे थे या मीर सादक कह रहे थे या अभी वो डर्टी हैरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो अभी आप पे फिर क्या गुजरती है? आप आर यू ओके? नहीं, मैं तो कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है। मैं तो उनके साथ बैठकर भी कहा कि ये ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट से लड़कर आप कहीं नहीं जा सकते इस मुल्क के अंदर। क्यों आपने झगड़ा करना है बिला वजह किसी के साथ? आप उनके साथ मिलकर चलें। तो जो भी अंदरूने खाना मुलाकातें हुई हैं, देखें मैं नहीं कहना चाहता, इस वक्त मेरे पास बहुत सी इंफॉर्मेशन है, बहुत से लोगों को वो अच्छा नहीं लगेगा। मुझे एक जमात बता दें जो कि जब ऑपोजिशन में थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी थी, चाहे वो PMLN थी, चाहे वो फजल रहमान साहब हो गए या कोई और पार्टी होगी, जिसने के राब्ते ना किए हों डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और हुकूमत में आने के लिए पहले राब्ते इस्तवार ना हुए हों, फिर वो हुकूमत में लाए हों। कोई एक जमात मुझे बता दें। मेरी बड़ी छोटी सी तारीख है, कोई 35 साल की तकरीबन इस पाकिस्तान की सियासत के अंदर, और अब हमने सारा थिक और थिन से हम गुजरे हैं। मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया ने बहुत सी तब्दीली इस मुल्क में ले आए हैं, इस पर कदगन लगानी चाहिए थी। आप देखें जो कुछ लाहौर में हुआ, आसमा जहांगीर साहिबा के जो फंक्शन था वहाँ पर, उस पे क्या DGIS सर, लेकिन आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाली बात को आप थोड़ा सा छोड़ गए। मैं चाहता हूँ उसके ऊपर आप थोड़ी रोशनी डालें, क्योंकि ये थोड़ा मुतनाज़ा मामला है। आप किसी को ल्योर इन नहीं कर सकते इस तरीके से कि 2 साल की और एक्सटेंशन ले लें, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रही है उसके ऊपर हमारे बंदे पूरे कर दें। क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि जो आपस में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का और इमरान खान एज़ प्राइम मिनिस्टर लास्ट ये इशू पैदा हुआ था, वो जब इन्होंने एतमाद का वोट लेने का फ़ैसला किया यूसुफ रज़ा गिलानी के सेनेटर मुंतखब होने के बाद, तो उस वक्त इनके बंदे नहीं थे आ रहे और इन्होंने अदारे की मदद ली, और उस वक्त पहली दफ़ा इनको मैसेज दिया गया था कि अपने बंदे पूरे करना आपका काम है, इसके लिए आइंदा से हम फ़ोन नहीं करेंगे। ये मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से आपको ख़बर बता रहा हूँ। इनके MNAs पंजाब वाले भी 2-3 नहीं थे आ रहे, उससे लाहौर से एक ऑफिसर से फ़ोन करवाया गया था, कराची वाले एक से भी एक आध की यही सूरत हाल थी। तो वो लास्ट थी जब लाइन ड्रॉ की गई थी कि आइंदा से हम बंदे आपको पूरे करके नहीं देंगे, या आपने खुद पूरे करने हैं, बाकी हर काम आपके लिए जो सरकार आइन और कानून के अंदर लिखा हुआ है वो काम करेंगे। बिल्कुल ये एक बात सही है जो आपने बात की है, पेचीदा मामला है जो आपने बात की है वो बिल्कुल सही की होगी, क्योंकि मैं पार्लियामेंट में नहीं था, मुझे नहीं मालूम कि किसको कहा गया, लेकिन ये बातें भी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, कुछ वेटरन से जो खिताब किया था उसके ज़रिए ये चीज़ें बाहर आई हैं कि हमने जो है वो लोग इकट्ठे किए, हमने लोगों को बुलाया, हमने वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है लेने में मदद की। तो मैं तो मानता हूँ इस बात को कि जब जिस तरह कि आज DGISI ने और DGISPR ने कहा कि हम आइन के तहत जो हुकूमत हमें कहेगी, चाहे 245 के तहत हमें आना पड़े हम आएंगे। माजी में भी ये चीज़ें होती रही हैं, कहीं फौज खुद डायरेक्टली नहीं आई तो रेंजर्स को बुलाया गया, जो कि वैसे भी मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर के 245 तो आईनी तरीका है ना, 245 तो आईनी तरीका है, वो जब इन्वोक करे हुकूमत वक्त तो उसके तहत फौज की फिर जिम्मेदारी हो जाए। जुबैर साहब, जो रात गए वाली मुलाकातें हैं उसकी तो अब तस्दीक हो गई दोनों तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट ने भी कर दी और PTI से भी हो गई, वो तो पहले चल रही थी बात। लेकिन नून लीग ने अभी तक इसके ऊपर मेरे ख्याल में वजाहत पेश नहीं की कि आप जब आपस में दोनों इंटरेक्ट कर रहे थे, PTI की टीम आप लोगों के साथ बैठ के बात कर रही थी, तो आप लोग आपस में क्या डिस्कस कर रहे थे? सॉरी मैं समझा नहीं, हम क्या कर रहे थे? हाँ, क्या ऑप्शंस ज़ेरे गौर क्या थी? क्या PTI ने क्या मांगा, आपने क्या तजवीज़ दी? ये हमारा तो मौक़िफ़ नदीम बिल्कुल क्लियर है पहले दिन से, और वो जो उस मीटिंग में तो हम नहीं इन्वॉल्व थे, उस मीटिंग में तो जो आज DGISI ने कंफर्म किया उसमें तो
सदर साहब थे और इमरान खान साहब ज़ाहिर थे और एक आध और जो भी होगा। उसका जो नेक्स्ट स्टेज थी उन मुलाकातों की, जुबैर साहब, जो नेक्स्ट स्टेज ये थी कि ये आर्मी चीफ और इमरान खान की मुलाकातों के बाद पीटीआई और पीडीएम की टीम्स भी आपस में मिली है सर। नहीं, वो इमरान खान के साथ तो पीडीएम की कोई मुलाकात नहीं हुई। इमरान खान साहब पहले भी नहीं मिलना चाहते थे। अब पीटीआई की टीम के साथ हुई, शाह महमूद, असद उमर और परवेज खटक। वो देखें, बड़ा सिंपल है। एक वो मांगते हैं कि जी इलेक्शन डिसॉल्व करें असेंबलीज, हम कहते हैं ये हमारी मर्जी है, आपके प्रेशर में आके हम नहीं करेंगे। हम जब समझेंगे, और हमने तो अनाउंस कर दिया बड़ा क्लियर कट कि जी असेंबलीज अपना टर्म पूरा करेंगी और उसके बाद इलेक्शन होंगे। सो दैट इज़ आवर पोजीशन एंड वी कांट बी हेल्ड होस्टेज एट गन पॉइंट कि जी आप हमें इलेक्शन दें तो हम ये सब कुछ माहौल ठीक हो जाएगा, क्योंकि मसला ये है कि वो माहौल फिर भी नहीं ठीक होगा। अगर पहले तो मैं बहुत बड़ा इफ कह रहा हूँ, अगर हम इमरान खान की बात मान भी जाते ना, जिस दिन हमने ये मानी उस दिन इमरान खान ने और चढ़ाई कर देनी। दिस इज द नेचर ऑफ हिज पॉलिटिक्स। हिज पॉलिटिक्स कैन नॉट बी डन विदाउट क्रिएटिंग फस एट द हाईएस्ट लेवल। तो वो उनकी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। और सबसे बड़ा बात ये, आज मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहा था, सारे जो लीडर्स थे वो ये कहते हैं कि जी इतने माहौल ख़राब में अगर इलेक्शंस हो जाएंगे तो ये बेस्ट हल है। ये बेस्ट हल होता अगर इमरान खान या पीटीआई की जगह कोई और पॉलिटिकल पार्टी होती, लेकिन इमरान खान का मसला यही तो है। आप कह रहे हैं, ही वांट्स टू हैव इलेक्शन। आप कह रहे हैं कि पीडीएम ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ये जो वो अप्रैल के महीने में आई थिंक एंड ऑफ अप्रैल इलेक्शंस मांगते थे, तो आपने उनका ये मुतालबा मुस्तरद कर दिया, ये फिर हम खबर समझ लें उसमें से? नहीं, हमारी तो पब्लिक पोजीशन है ये। इसमें बिहाइंड द सीन की बात क्या है? हमारी पब्लिक पोजीशन हमेशा से ये रही है कि जी हम इलेक्शन अपनी मर्जी से करवाएंगे, और हमने अनाउंस कर दिया कि हम समझते हैं कि बेस्ट टाइम इलेक्शन का है कि जब ये टेन्योर पूरा होगा, बिकॉज इस पे पाकिस्तान के अवाम का मुफाद है, पाकिस्तान के इकोनॉमिक मसाइल हैं जिसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। जब हम आए थे तो पाकिस्तान वॉज इन द मिडल ऑफ नोवेयर, मतलब फ्रॉम एन इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट। IMF की डील तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। तो आप ये तो नहीं कर सकते थे कि आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी कर दिया और आप बिल्कुल इनडिफरेंट होते टू द प्लाइट ऑफ द मासेस कि जी हम जाके डिसॉल्व करते हैं और उसकी वजह से IMF का सारा प्रोसेस रुक जाए और उसकी वजह से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाए। सो हमने तो वो फैसले करने थे जो हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम के मुफाद में हैं। दुरुस्त। इजाज़ुल हक साहब, मार्च 23 से प्रॉबेबली रोज़ों का स्टार्ट हो जाएगा रमज़ान का, और 23 अप्रैल तक फिर ईद की छुट्टियां, तब तक तो इलेक्शन हो ही नहीं सकता ना। तो एट बेस्ट मई या जून में किसी वक्त हो सकता है। तो अगस्त में और मई जून में कोई है फ़र्क? महीना 2 महीने से कोई क़यामत तो नहीं आनी, तो काम आगे चलने दें। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। अब 9 महीने वैसे रह गए हैं। अगर अगस्त तक आप जाएं, क्योंकि 3 माह पहले तो बुरी हुकूमत आ जानी है। मुझे समझ नहीं आ रही कि जिद किस बात की है। ये क्यों लॉन्ग मार्च करने की ज़रूरत पेश आ रही है? ये क्यों ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत पेश आ रही है जिसमें कि माहौल में ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा हों? मैं समझता हूँ कि अगर इसमें कोई बेहतरी का रास्ता ढूंढ सकते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मतलब ये समझते हैं कि मुल्क को इस्तेकाम की ज़रूरत है, मुल्क में बेहतरी की ज़रूरत है। 2 माह 3 माह पहले इलेक्शंस अगर अनाउंस हो जाएं, फर्ज करें, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, एक मतलब के कह लें कि मेरी राय है, तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? और अगर उन्होंने इलेक्शन, ये जुबैर भाई कह रहे हैं कि जी उन्होंने इलेक्शन मानने ही नहीं और वो ज़्यादा प्रेशर डालेंगे, तो 9 माह के बाद भी तो इलेक्शन होने ही है ना, तो उनको भी मानना ही पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। तो इस वक्त जो मुल्क के हालात जा रहे हैं, सिर्फ इस बात पे मैं समझता हूँ जो मीटिंग जिसका जिक्र किया जा रहा है, जिसका जिक्र आज DG ISPR ने, DG ISI ने किया, और जो सदर मुमलिकत के, मुझे उस मीटिंग के अंदर की कहानी पता नहीं है, लेकिन स्ट्रेस इस बात पे था कि पार्लियामेंट में वापस जाएं, पार्लियामेंट में बैठकर बात करें। अब मैं आपको थोड़ा सा अगर इजाज़त हो तो, कि अगर पार्लियामेंट में जाने की बात थी तो इमरान खान ने एक तजवीज़ सामने रखी थी कि साइफर की इंक्वायरी करवा दें
कमीशन बना दें और हम असेंबलियों में चले जाते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर इलेक्शंस की डेट अनाउंस करके भी अगर कहा जाता कि आए असेंबलियों में बैठकर बाकी चीजें जो है वो तय कर लेते हैं, तो वो बेहतरी का रास्ता हल निकलना था उसमें से। अभी आप जितना मर्जी जोर लगा लें, अफरा सर एक तफरी ब्रेक होगी। करीब आ गई है, लेकिन आईएसआई चीफ की जानिब पीआर की जानिब से जो साइफर के ऊपर आज स्टेटमेंट दी गई है, उसके बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं बची। तफ्तीश किससे करवानी है? आपने यूनाइटेड नेशन से थोड़ी करवानी है। आईएसआई से आपने रिपोर्ट लेनी थी ना कि गैर मुल्की साजिश हुई है कि नहीं। वो कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं है। आईएसआई वाले इसको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक रहे हैं। वो कहते हैं हम मार्च में खुद गए थे आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर के पास उस वक्त के, और उन्होंने कहा कोई बात ही कोई नहीं है। 27 को जलसे में उसको इस्तेमाल कर लिया। तो थिंग्स आर somehow need to be rationalized पाकिस्तान को आगे चलाने के लिए। जुबैर साहब, एक चीज़ जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लम्हा फ़िक्रिया के तौर पर सामने आती है कि इदारे के सरबराह को आईएसआई के सरबराह को ख़ुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के अपनी पोजीशन वाज़े करनी पड़ी। तो एक तरफ फिर तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात हैं और दूसरी तरफ उन्हें अपनी पोजीशन का इजहार करना पड़ा। ये कोई बहुत अच्छी खुशकुन सूरत हाल नहीं है। एक मिसट्रस्ट वाला एलिमेंट है और जिसको वो अंडू करने की कोशिश करें। तहरीक इंसाफ उसके जवाब में एक और बयानिया भी लाएगी। तो कहाँ तक ये तो नुकसानदेह होगा मुल्क के लिए? ये तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। दिस इज अनयूजुअल, जाहिर सी बात है। आईएसआई चीफ ने आज तक मुझे तो नहीं याद है कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले 30 साल में तो नहीं डेफिनेटली की। द फैक्ट कि उनको आके वजाहत करनी पड़ी। देखें ना, हम थ्रू आउट लास्ट 6 महीने में डिफेंड करते रहे हैं और हर चीज़ के हवाले से डिफेंड किया है। जितने भी इल्ज़ामात इमरान खान ने या उनकी पार्टी ने फ़ौज के अगेंस्ट लगाए और सब कुछ बुरा भला कहा और ऐसी चीज़ें भी कही जिसकी कोई फैक्ट्स पर मबनी नहीं था। जो उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ मिलके फ़ौज ने एक साजिश गढ़ी जिसके नतीजे में तख्ता उल्टा गया इमरान खान की हुकूमत का। हमने तो डिफेंड किया, लेकिन मेरा ख्याल है नदीम साहब, ये भी कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ था कि अनप्रेसिडेंटेड और कंसिस्टेंटली वो इल्ज़ामात की कंटिन्यूएशन रही और फिर उसका मुल्क में हर जगह जाके मजाक उड़ाया गया और हमारी फ़ौज की उस तरह से तज़हीक की गई। तो मेरा ख्याल है कि एज समवन इन द गवर्नमेंट हम फ़ौज को ये तो नहीं कह सकते कि अब हमें ही करने दें। वो अगर समझते थे और उन्होंने राइटली समझा बिल्कुल कि इसकी वजाहत डायरेक्टली उनकी तरफ से होनी चाहिए, बिकॉज वो डर्टी हैरी और वो भी अब शुरू हो चुका था। तो एक हद होती है। अगर आई एम श्योर अगर इंडिया में कोई ऑपोजिशन पॉलिटिशियन फ़ौज के अगेंस्ट, इंडियन फ़ौज के अगेंस्ट इस तरह से कंसिस्टेंटली 6 महीने तक करेगा तो फ़ौज वहाँ भी रिएक्ट करेगी। ये नहीं हो सकता कि जी, या अमेरिका में फॉर डैट मैटर और यूके में फॉर डैट मैटर। तो एक ये तो फिर हम नहीं बता सकते कि जी आप बर्दाश्त करते चले जाए। देखें ना, हम हैं डिफेंड करने के लिए। तो इमरान खान उसको ये वो नारकी और फसाद है सड़कों के ऊपर जिससे बचने की ज़रूरत है। ये फसाद है सर, ये अच्छी नहीं है, मुल्क की यकजहती के लिए अच्छी नहीं है। इजाजुल हक साहब, अभी ये जो रात गए वाली मीटिंग के ऊपर आज बाकायदा सरकारी तौर पे तस्दीक हो गई इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि इमरान खान मुलाकातों के लिए जाते रहे। आप इजाजुल हक साहब, आप तज़किरा कर रहे थे अभी कि माजी के भी PMLN के लोग भी जाते थे, पीपल्स पार्टी के भी जाते थे। तो क्या भी वैसे ही छुप के जाते थे रात के अंधेरे में डिग्गी में बैठ के जैसे शहबाज शरीफ जाते थे, या कोई और तरीका होता था? देखो, तो मीटिंग तो जाहिर हो गई है कि प्रेसिडेंसी में हुई थी। अब वो आरिफ अलवी साहब बता सकेंगे कि वो कैसे और कहाँ से और कब आए थे। बात देखिए ये है कि मुलाकातों में क्या, मैं ये तो नहीं कहता कि कोई हर्ज है मुलाकातों में। मुलाकातें ज़रूर होनी चाहिए, इससे बेहतरी आएगी। और मैं ये भी नहीं समझता कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान की और किसी के साथ मुलाकात नहीं होगी। मेरा ख्याल है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे शायद उन्हीं के साथ मुलाकातें आइंदा भी होती रहें, क्योंकि मुल्क को हमने इस दलदल से निकालना है, इसको मजीद इस दलदल में नहीं डालना। तो जो कुछ इन तमाम चीज़ों की वजाहत होनी चाहिए। मैं जो बात ये कह रहा था कि ठीक है, जो बातें हुई हैं वो गलत हुई हैं। जो सोशल मीडिया पे आया, इल्ज़ामात लगाए गए, बिल्कुल गलत लगाए गए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब वो लाहौर के अंदर, जब वो मेरी बात आपने सुनी नहीं उस वक्त भी, वो जो तकरीर हुई जहाँ पे वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर कानून बैठे हुए थे, तो वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई जो कि सोशल मीडिया पे आई, क्या आज किसी सहाफ़ी का ये फ़र्ज़ नहीं बनता था
कि वो पूछते कि जो लाहौर के अंदर वो गुफ्तगू हुई और जहाँ पर एक मुल्क के वजीर खारजा ने कहा कि जनाब उनसे जाकर कहो कि वो छोड़ दें, तो ये किस पे इल्ज़ाम लग रहे थे। मैं तो समझता हूँ कि जो भी बात ऐसी करे, और मैंने ये पहले भी कहा था नदीम भाई कि ये बड़ी थिन लाइन है। आप अगर उस वक्त रोक देते जब पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा था कि हमारे जिस्म से गोश्त नोच लिया गया है, सारी जंगें हार गए हैं, तो मेरा ख्याल में उसके बाद कभी कोई बात ना करता उस फोरम पे जहां पर। लेकिन इस बात के ऊपर स्कोर सेटल करने की बजाय या बराबरी करने की बजाय कि ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था और इमरान ने क्या कहा है, ये भी बात लम्हा फिक्रिया होनी चाहिए कि लाहौर में अगर फ़ौज के ऊपर ये बात हो रही है, क्योंकि पंजाब वाली पूरी बेल्ट में कभी फ़ौज के ऊपर ऐसी बात होती नहीं थी। तो मुझे ख्याल है कि हमारे लीडरशिप के लिए भी इम्तहान है, हमारे इदारों के लिए भी इम्तहान है। हमें मिल के इससे लीडर्स को भी और इदारों को भी मिल के पाकिस्तान को आगे लेकर चलना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। जब इस ज़ुबैर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।